हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जानने वाले हैं सिटीजनशिप को या फिर नागरिकता को। नागरिकता क्या होती है इसके बारे में आज के इस लेक्चर्स में कंप्लीटली हम लोग जानेंगे और फिर उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि नागरिकता आखिर होती क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नागरिकता सिटीजनशिप है बाय डीके सर। हमें तो आप लोग जानते हैं, तो चलिए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नागरिकता का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर किसी देश के नागरिक होते कौन है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए कि नागरिकता एक तरीके से स्तर होता है। अच्छा, ये हैंग कर गया, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। ठीक है, देखिए एक प्रकार का स्तर होता है, एक लेवल होता है। एक लेवल को जब किसी भी देश का मनुष्य जो मानव है वो प्राप्त कर लेता है तो उसे हम लोग नागरिक कहते हैं। रीजंस क्या है लेवल प्राप्त करने का या फिर स्तर प्राप्त करने का, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक नहीं हो सकता है। उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात कई क्राइटेरियाज होते हैं। अलग अलग देशों के अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो भारत की नागरिकता की स्पेशली बात करें तो भारत की क्राइटेरियाज की बात करें, लेकिन भारत के नागरिकों की बात करें तो भाई जो जन्म से भारत में है, जन्म से भारत में है, ठीक है, वो भारत के क्या है? नागरिक। जो भारत में जन्म से हैं वो भारत के नागरिक हैं। एक चीज और जानो, ये जो नागरिकता होती है बेसिकली ये कई चीजों की रक्षा भी करती है। एक तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मेंटल राइट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनकी रक्षा करती है। और कुछ विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां भी होती हैं जो जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है, फंडामेंटल, ठीक है, ड्यूटी, इसको भी फुलफिल कराती है जो सिटीजनशिप होती है, जो नागरिकता होती है। ठीक है, इतनी बातें आपने नागरिकता के बारे में जान ली। तो भारत के नागरिकों के पास वो अधिकार होते हैं जो विभिन्न प्रकार के लोगों के पास अधिकार नहीं होते हैं। एक तरीके से हम ये कहें कि जो भारत के नागरिक होते हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। कहां पे? भारत में। सभी अधिकार भारत में मिले होते हैं, भारत में प्राप्त होते हैं अगर भारत का नागरिक है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतनी बातें नागरिकता के बारे में जान ली हैं। अब चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि नागरिकता होती क्या है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, उस स्तर का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, साधारण बोलचाल के अंतर्गत एक राज्य में रहने वाले लोग या फिर रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है। किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है। एक राज्य में जो कुछ ऐसे विदेशी लोग भी होते हैं जो व्यापार या भ्रमण आदि के लिए एक विशेष देश से आए हुए होते हैं, इन विदेशियों को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए जाते हैं और जो उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखते हो। नागरिक कुछ परिभाषाएं, नागरिकता की कुछ परिभाषाएं निम्न है। यही बातें हमने पहले आपको बताई और यही बातें यहाँ पर भी है। ठीक है, जो विदेशी लोग होते हैं वो भारत के नागरिक नहीं होते हैं। वो जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जो सोशल राइट्स होते हैं, एक तरीके सोशल राइट्स तो कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, उनके लिए एक विशेष स्तर पर जाना होता है तब वो प्राप्त करते हैं। या हम यूं कहें कि पॉलिटिकल राइट्स तो वो प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली नागरिकता। यही बात इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। सिटीजनशिप इज द नेम ऑफ कंडीशंस ऑफ अ पर्सन व्हिच ही गेट्स द स्टेटस ऑफ सिटीजन in common balance all the peoples living in the a state is called citizen, but it is not only right to say, मतलब ये कहना उचित नहीं है, it is not right। ठीक है, देयर आर सम फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स होते हैं इन स्टेट हु हैव कम टू पार्टिकुलर कंट्रीज, किसी पार्टिकुलर कंट्री से वो आते हैं और बिजनेस और ट्रेवल्स। दिस फॉरेनर्स कैन नॉट बी कॉल्ड द सिटीजन्स। इन सिटीजन्स को मतलब इन फॉरेनर्स को, इन विदेशियों को सिटीजन्स नहीं कहा जा सकता है। ठीक है,
Citizen can be called only those peoples who have been given the civil and political rights by the state and who have special divisions towards that state. Some definitions of the citizens as follows, नीचे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये सिंपली एक प्रकार का कंडीशन होता है जिसको फॉलो करना होता है और जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को ये राइट्स प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु के अनुसार एक नागरिक जो है वो राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो। मतलब एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के शासन में भाग लेने का अधिकार हो और जिसको राज्य के द्वारा कुछ भी प्रदान किया गया हो, किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया हो, तो उसको उपभोग करना बेसिकली क्या कहलाता है, एक तरीके से नागरिकता कहलाती है। ऐसा व्यक्ति अगर है तो वो नागरिक है किसी भी देश का। इसी प्रकार बटल भी कहते हैं कि नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्यों द्वारा समाज से बंधे होते हैं। ठीक है, तो नागरिक एक ऐसे लोग होते हैं जो कर्तव्यों के द्वारा समाज से बंधे होते हैं, जो समाज के नियंत्रण में रहते हो और जो समाज द्वारा प्रस्तुत सुविधाओं को निरंतर रूप से उपभोग करते हो। जो समाज में रहेंगे और समाज से जो सुविधाएं प्राप्त हो रही उसको उपभोग करेंगे। तो ये कहाँ तक सही है आप बताइएगा। मुझे लगता है कि इनकी आलोचना सामाजिक अधिकार पर हो सकती है, क्योंकि सामाजिक अधिकार कहीं ना कहीं फॉरेनर्स जो होते हैं वो भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू अरिस्टो के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, पढ़ देते हैं इसको। अ सिटीजन इज वन हु हैज सम पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट एंड हु एंजॉय द रिस्पेक्ट गिवन द स्टेट। ठीक है, similarly Wattles has defined the citizens are those members of society who are bound of the society by certain special duties, who live under the control of society and who continuously enjoy the facility of provided by society। तो सभी के सभी फैसिलिटी सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और वो उसको यूज करता है। तो इस तरीके से हम लोग उसे कह सकते हैं क्या, नागरिक। श्रीनिवास शास्त्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, कह रहे हैं कि नागरिक वह व्यक्ति है जो एक राज्य का सदस्य हो, समस्त समाज के उच्चतम नैतिक हितों की वृद्धि के साधनों को बुद्धिमानी से समझकर राज्य की सीमा में ही अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने उच्चतम विकास के लिए प्रयत्नशील हो। तो एक तरीके से अपने राज्य में रह करके अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने आप को एक उच्च लेवल पर लेके जाए और ऐसे लेवल पर भी रहे कि अपने उन अधिकारों को समझ सके। तो ऐसे सिचुएशन में हम किसी भी व्यक्ति को नागरिक कह सकते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया, ये श्रीनिवास के द्वारा कहा गया है। श्रीनिवास शास्त्री जी ने ये बात कही है। यही बात इंग्लिश में देख लेते हैं बाबू, ध्यान दो। कह रहा अ सिटीजन इज अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ स्टेट। वो पहली बात तो स्टेट का मेंबर होना चाहिए, एंड हु बाय wisely understanding the means of the enhancing the highest moral interest of the entire society। तो भाई जो हाईएस्ट मोरल इंटायर सोसाइटी है उसको भी कहीं ना कहीं समझे जाने, एंड strive to discharge his duties the achieve his highest development within the limits of the state। स्टेट के अधीन रहते हुए अपने आप को डेवलप करे, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो नागरिक। क्लियर है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। तब आगे देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नागरिक शास्त्र में नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होता है जो समाज के द्वारा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हों और लेकिन जीवन के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं और अधिकारों को कर्तव्य से अलग नहीं किया जा सकता है। अतः कर्तव्य भी नागरिकता के सीमा में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब राज्य नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु विविध सुविधाएं प्रदान करता है, तो इन सभी के बदले व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करे और उसके प्रति विशेष भक्ति रखें। इस प्रकार नागरिकता व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध को दृढ़ बनाने वाली उस स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत
राज्य के द्वारा व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको राज्य की तरफ से कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिनका वो प्रयोग करता है और फिर इसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनका वो एक तरीके से प्रयोग करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे कंडीशंस को बेसिकली एक व्यक्ति को प्राप्त है चूंकि, तो वो व्यक्ति नागरिक कहलाएगा। और चूंकि राज्य के तरफ से सभी प्रकार की चीजें दी जाती हैं जो उसके विकास में, डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करती है, डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एक व्यक्ति क्या हो जाता है, नागरिक हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो भाई अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर अधिकार आपको मिला है किसी भी चीज को करने का, तो आपका कर्तव्य भी है कि उसको एक लिमिट तक रखिए, या फिर सरकार के प्रति या फिर राज्य के प्रति अपनी भक्ति की भावना भी रखिए। ठीक है, it is clear from the above definitions that civic citizens means such persons who have been guaranteed civil and political rights। ठीक है ना, तो एक तरीके से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का जो होता है वो गारंटी होता है किसके द्वारा, जो राज्य है, जो स्टेट है, उसके द्वारा। This the society, but in the context of social life, rights and duties are two aspects on the same things, and right cannot be separated from the duties। right को separated से अलग भी नहीं किया जाता है, इसलिए जो राज्य है वो एक्सपेक्ट करता है कि मैंने अगर आपको राइट्स दिए हैं तो आपका कुछ ड्यूटी मेरे प्रति बनता है। तो इस तरीके के जो दोनों वर्क को कर रहे हैं वो व्यक्ति नागरिक है। ठीक है, आगे देखिए, फिर कह रहा है कि हेंस duties also came under the purview of citizens। Apart from this, when the state grant rights to citizens, provided them with various facilities for the development of personalities, then returns for all this it become to duty for the persons perform duties towards the state and have been special devotions towards it। Thus citizenship in the name of that situation which strengthens the mutual relations between the persons and the state, under which the state provided civil and political rights, and person has special devotions towards the state। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखना है कि अगर राइट्स मिल रहा है तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी उसके साथ ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अतः नागरिक बनने के लिए 3 शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। एक व्यक्ति है, अगर वो 3 शर्त पूरा कर रहा है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो वो व्यक्ति नागरिक है। अगर वो 3 शर्त पूरा कर लिया तो वो व्यक्ति नागरिक है। ध्यान दीजिए कौन सी शर्तें हैं भाई, राज्य की सदस्यता। नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य का सदस्य हो। राज्य की सदस्यता नागरिकता की प्रथम शर्त, और इसके बिना नागरिकता का कोई अर्थ नहीं होता है। बाबू ध्यान दो, ध्यान दो, कह रहा है अगर राज्य की सदस्यता नहीं है तो राज्य की सदस्यता नहीं है तो फिर नागरिक आप हो ही नहीं। इसलिए अनिवार्य क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्त कि बाबू राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। और राज्य की सदस्यता कैसे मिलेगी भाई, तो जन्म से ही जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है उसमें आपका काउंटिंग हो जाता है, या फिर जो सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग बनवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सरकार के काउंटिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से आप सरकार के नागरिक या राज्य के सदस्य बन जाते हैं और आप एक तरीके से राज्य के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम शर्त ये है बाबू, ध्यान देना। ठीक है, therefore become citizens following the 3 conditions must be fulfilled। मेंबरशिप ऑफ द स्टेट, आपके पास मेंबरशिप का मतलब स्टेट का मेंबरशिप होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है बाबू, ध्यान दो। To become a citizens, it is necessary that person is a members of the state। Membership is the first condition of the citizens, and without it citizens has no meanings। मतलब अगर आपके पास सिटीजन्स का सर्टिफिकेट नहीं है, सदस्यता नहीं है, तो कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। देखो बाबू, अगर आपसे कोई पूछे
कि सदस्यता की कितनी शर्तें होती हैं, तो आप कहोगे कि भाई किसी भी राज्य की जो नागरिकता की कितनी शर्तें होती हैं, तो वो होती हैं 3। पहला जो होता है वो होती है राज्य की सदस्यता। ठीक है, राज्य की अगर सदस्यता है आपके पास तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप राज्य के नागरिक होंगे। ठीक है, ये बातें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने देख लिया। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। देखो, राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, हमने आपको 3 अधिकार बताए थे। 3 अधिकार में से 2 अधिकार यहाँ लिखा होता है, लेकिन आप ध्यान दो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, ये इतना जान लो कि अधिकार होते हैं इकोनॉमी का और सोशल और पॉलिटिकल, अगर राज्य का नागरिक है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो, कह रहे जीवन का अधिकार जैसे कुछ समान अधिकार तो राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी होते हैं जो राज्य के द्वारा केवल अपने नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, राज्य के द्वारा अपने ही नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। हमने बात की राजनीतिक अधिकार की। ठीक है, और हमने एक और बात की बाबू, किसकी बात की? सामाजिक अधिकार की। ठीक है, तो सामाजिक अधिकार हमने बताया कि कभी कभी किसी किसी को अन्य लोगों को मिल जाते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दो कि हमेशा ये चीज नहीं मिलता है। ठीक है ना, सबको ये चीज नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये कंडीशन है कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ, जो राजनीतिक अधिकार है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास होने चाहिए जो वहां का नागरिक है। अगर नागरिक नहीं है तो उसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। अब आगे देखो, वो कौन सा अधिकार है भाई? सबसे पहला, विचार और अभिव्यक्ति यानी कि भाषण देने की स्वतंत्रता, सम्मेलन संगठन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार, ये सब जो अधिकार होते हैं ये एक प्रकार के विशेष राजनीतिक अधिकार होते हैं। और ये सभी अधिकार बेसिकली किसको होता है? तो किसी देश के नागरिक को होता है, वही ये सब कार्य कर सकता है। अपने देश की बारे में विचार व्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है और वोट दे सकता है। वोट यानी कि मत देने का अधिकार, समझे कि नहीं? मत देने का अधिकार समझ रहे हो? तो मत देने का अधिकार मतलब वो है जो आप लोग जाकर के अपने मतलब प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लाइक प्रधान हो गए, ठीक है ना, प्रधान के बाद बीडीसी आ जाता है, फिर जिला सदस्य आ जाते हैं, ठीक है, जिला पंचायत सदस्य, उसके बाद उससे ऊपर ब्लॉक, तो ब्लॉक के तो मान के चलो कि वही लोग चुनते हैं। उसके बाद आ जाता है क्या? विधायक का। तो ये सब चुनने का जो अधिकार मिलता है किसको किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलता है। समझे कि नहीं? ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? चलो भाई आगे देख लो। कह रहा है कि ग्रांट ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स बाय द स्टेट। Some general rights like the right to the life and available to all peoples residing in the state, but apart from this, there are some civil and political rights which are guaranteed by the state only to its citizens: freedom of thoughts and speech, right and assembly, associations, और जो प्रॉपर्टी होता है एंड राइट टू वोट etc। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्य के नागरिकों को प्राप्त होता है। तीसरी बात क्या है भाई? तीसरी है राज्य के प्रति भक्ति। अपने राज्य के प्रति जो राज्य भक्ति है या फिर जो राष्ट्र भक्ति है ये भी होनी चाहिए। ठीक है, नागरिक के द्वारा राज्य के कानूनों का पालन करने के अतिरिक्त राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखनी जानी चाहिए। विशेष भक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति राज्य के अस्तित्व की रक्षा करे और उसकी प्रगति के लिए सदैव ही संघर्ष, प्रत्येक प्रकार का त्याग करके तत्पर रहे। तो हर प्रकार से आपको राज्य की भक्ति करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये तीनों शर्तें क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात यह है कि आपको राज्य का सदस्य होना चाहिए। ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य के नागरिक होने की सदस्यता, नागरिक होने की शर्तें हैं बाबू, सदस्यता शायद हमने बोल दी, तो ये कौन कौन सी है भाई? पहली, राज्य के सदस्य होने चाहिए। राज्य की सदस्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और दूसरी यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं मेंबरशिप ऑफ स्टेट। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ स्टेट होनी चाहिए। दूसरी क्या? दूसरी सोशल, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार।
ठीक है, ये कौन सा भाई, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स। और उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है भक्ति, भक्ति होनी चाहिए, राजभक्ति जिसे हम लोग बोलते हैं, राजभक्ति, ठीक है ना, यानी कि अपने देश के प्रति हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, उदार रहना चाहिए, गद्दार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 3 सिचुएशन है जिसे हम लोग राज्य के नागरिक होने की संज्ञा देते हैं। तो डिविजन्स ऑफ स्टेट, राज्य के प्रति डिविजन होना चाहिए भाई। तो अपार्ट फ्रॉम ओबिंग्स एंड लॉ ऑफ द स्टेट, सिटीजन मस्ट हैव स्पेशल डिवोशंस टुवर्ड्स द स्टेट। स्पेशल डिवोशंस मीन्स द पर्सन शुड always be ready to make every kinds of the sacrifice for the protections and progress of the state। मतलब स्टेट के प्रोग्रेस में भूमिका निभानी चाहिए और उसके प्रोटेक्शन भी करने चाहिए। अब बात करते हैं भाई एलाइन की। एलियन, एलियन का मतलब यहाँ पे एलियन नहीं है, फॉरेनर्स होना चाहिए, विदेशी, विदेशी होना चाहिए, फॉरेनर्स होना चाहिए, एलियन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एलियन नहीं। एलियन का मतलब समझ रहे हो, एलियन का मतलब ये होता है जिन्हें हम कभी देखे ना हो, जो हमारे लिए नया नया हो। अब वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है कि हम लोग इस तरीके से हैं और दूसरे किसी ग्रह पे, किसी दूसरे ग्रह पे चले जाए, वहां के व्यक्ति हो सकता है कुछ और तरीके से हो, बनावट कुछ और तरीके से हो, तो वो हमारे लिए एलियन। एलियन का मतलब जो हमारे लिए नया हो, ठीक है, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं। नागरिक और नागरिकता को भली प्रकार से समझने के लिए नागरिक और विदेशी में भेद भली बात समझ लिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देश में विदेशी तभी कहा जा सकता है जब कुछ समय के लिए किसी कार्यवश अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए आया हो। यह व्यक्ति व्यापार करने, शिक्षा प्राप्त करने, भ्रमण करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। तो 3 कंडीशन होते हैं बेसिकली, या तो वो व्यापार करने जाएगा, या तो वो एजुकेशन, या तो वो घूमने के लिए जाएगा, ठीक है। 3 कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जो होता है अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाता है तो वो वहां का नागरिक नहीं बल्कि वहां के लिए विदेशी कहलाता है, फॉरेनर कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखिए, और जितने दिनों तक अपना देश छोड़कर बाहर रहते हैं उतने दिनों तक उस राज्य में विदेशी कहे जाते हैं। उन विदेशियों को जान माल की रक्षा और कुछ अन्य सामाजिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं। देखिए, एक चीज है जान माल की रक्षा के अधिकार प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य सामान्य जो सामाजिक अधिकार है वो प्राप्त होते हैं, किंतु अन्य सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ हद तक उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन 100% सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के बदले विदेशियों को संबंधित देश के कानून का पूर्ण रूपेण पालन करना होता है। विदेशी 2 प्रकार के होते हैं, मित्र देशों के विदेशी और शत्रु देशों के विदेशी, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। मित्र देशों के जो विदेशी होते हैं और शत्रु देशों के जो विदेशी होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो मित्र देश के विदेशी होते हैं उनका हम रिस्पेक्ट करेंगे, शत्रु देशों के विदेशियों की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। रीजन क्या है, हम अपनी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती नहीं करा सकते ना। तो एक बात आपको याद रखना है कि चाहे वो मित्र देश के विदेशी हो और चाहे शत्रु देश के विदेशी हो, भाई हमें कहीं ना कहीं उनका रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या रहा है, to understand citizen and citizenship properly, the difference between citizen and foreigners should be understood well. A person is called foreigners in a country only when he leave his country for some work and come to live in another countries for some times। कुछ देर के लिए वो आते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं। These peoples come to another countries for doing business, getting educations and travelings, and for the time they stay outside their country they are called foreigners in that country. These foreigners get protections of life, properties and some other general social rights, but not get the other social rights। मतलब कुछ सोशल राइट्स भी और कुछ जो है जैसे अपनी जान माल की सुरक्षा करना, अपनी जान को बचाना, तो ऐसे जो राइट्स होते हैं बेसिकली वो किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो और चाहे वो
राज्य का व्यक्ति हो, ठीक है ना। एंड सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन द रिटर्न टू फॉर गेटिंग्स दिस राइट्स foreigners have the fully follow the law of the concert countries. There are two types of the foreigners जो होते हैं, जो फ्रेंड कंट्रीज होती हैं और दूसरे जो है इमनीज कंट्रीज होती हैं। इतना आपने क्लियर कर लिया। पहले प्रकार के विदेशी वे होते हैं जिनके देश की सरकार के साथ हमारी सरकार की मैत्री, और दूसरी श्रेणी में वे विदेशी आते हैं जिनके सरकार के साथ हमारी शत्रुता स्थित होती है, ठीक है। विदेशियों का वर्गीकरण एक अन्य प्रकार से भी किया जाता है, अभी उसको करेंगे, लेकिन इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। ध्यान दीजिए, करें द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स आर दोज हुज कंट्रीज गवर्नमेंट इज फ्रेंडली विथ आवर गवर्नमेंट्स, एंड सेकेंड कैटेगरीज इंक्लूड दोज foreigners whose country's government is in the state and hostilities with our government। आगे देखते हैं, दूसरा जो आधार है उसको देख लेते हैं। निवासी विदेशी ये भी होते हैं, और फिर जो है ऐसे विदेशी होते हैं जो निवासी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। तीसरा जो हो गया वो राजदूत होते हैं, ठीक है ना। चलिए, नागरिक और मतदाता क्या होता है इसको बताएंगे, पहले इसको भी समझ, ठीक है। पहला है निवासी विदेशी। निवासी विदेशी मतलब वो यहाँ रह तो रहे लेकिन हमारे देश के निवासी नहीं, मतलब हमारे देश के वो नागरिक नहीं है। ये विदेशी जो अपने पहले देश को छोड़कर किसी ऐसे देश में आ गए हों जहां वे सदा रहना चाहते हों और नागरिकता प्राप्ति की शर्तों को पूरा कर रहे हों। नागरिकता प्राप्ति की शर्तों को पूरा कर देने के बाद वो प्रार्थना पत्र देकर विदेशी उस देश के नागरिक बन जाते हैं तथा अन्य नागरिकों के में सामान्यतः कोई अंतर नहीं रह जाता, ठीक है। तो एक कंडीशन होता है, हमने बताया कि अलग अलग देशों में जब जाएंगे तो अलग अलग देशों में उनका अलग अलग क्राइटेरियाज होता है नागरिकता लेने की, ठीक है ना। वहां का अगर मेंबरशिप लेना है, वहां का जो सिटीजनशिप लेना है, तो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं उसके, उसको फुलफिल करना होता है, तब जाकर के वहां देश की, उस देश की आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे विदेशी होते हैं जो आकर के रह रहे होते हैं। भारत में कहा जाता है कि जो व्यक्ति 7 साल तक, ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो कुछ होता क्या है, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और वो इस पर्पज से रह रहा है कि भारत की नागरिकता लेनी है, तो फिर वो 7 साल पूरा होने के बाद प्रार्थना पत्र देकर के भारत की नागरिकता ले सकता है। तो जो भारत के नागरिक होते हैं और अन्य जो वो जो नागरिक रहेगा उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उसको जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, जो सोशल राइट्स हैं वो भी उसको मिल जाएंगे। तो ये हो गया पहला। और दूसरा होता है, इसको भाई रेजिडेंट एलियन नहीं बोलेंगे, फॉरेनर्स यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कह रहा है दीज आर फॉरेनर्स हु हैव लेफ्ट देयर प्रीवियस कंट्रीज। प्रीवियस कंट्रीज का मतलब उसने उस देश को छोड़ दिया जहां का वो नागरिक था, एंड हैव कम टू कंट्रीज वेयर दे विश टू रिसाइड परमानेंटली एंड और फुलफिलिंग द कंडीशंस। उस कंडीशंस को फुलफिल करने में लगा हुआ है कि यहाँ के हम नागरिक बन जाएंगे। For obtaining citizenship, after fulfilling the condition for obtaining citizenship, these foreigners become a citizens of that country by applying that there generally to difference between them other citizens। मतलब कहीं ना कहीं वो अन्य जो विदेशी, अन्य जो भारतीय नागरिक हैं उन भारतीय नागरिकों से अलग नहीं रह जाएगा, वो भी भारत का नागरिक बन जाता है। इसी तरीके से अलग अलग देशों का अपना अलग अलग कंडीशन होता है। बात करें आगे तो है अस्थायी विदेशी। अस्थायी विदेशी ये लोग विशेष कार्यवश अपना देश छोड़कर अल्पकाल के लिए ही किसी दूसरे देश में जाकर रहते हैं। सामान्यतः इनका उद्देश्य शिक्षा, भ्रमण और व्यापार होता है। ये ऑलरेडी अपने जान लिया है, ठीक है। राजदूत जो होते हैं विदेशियों का एक विशिष्ट प्रकार अन्य देशों के प्रतिनिधियों का होता है, ठीक है। ये राजदूत होते हैं बेसिकली किसी देश के, जो किसी देशों में जाकर के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहेंगे, कई बार होता है कि वो अपनी ड्यूटी खत्म करके फिर दूसरा वहां पे एक तरीके से अपॉइंट हो जाता है, ठीक है। एक का ड्यूटी खत्म, दूसरा वहां पे चला जाता है, ठीक है। जिन्हें राजदूत कहा जाता है, इनमें राजदूत के कार्यकाल के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इन पर उस देश के कानून लागू होते हैं जिनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ग के विदेशियों को पत्र व्यवहार, यातायात आदि के संबंध में विशेष सुविधा और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इनको एक स्पेशल सुविधा भी दी जाती है और इनके ऊपर उस देश का कानून लागू होता है जिस देश के वो हैं। जिस देश में रहते हैं उस देशों का कानून लागू नहीं होता। ऐसे समझिए, मान के चलिए कि भारत का राजदूत है और पाकिस्तान में रह रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में रह रहा है, ठीक है।
तो भारत के राजदूत पर भारत का कानून लागू होता है, भारत का कानून लागू होगा, ठीक है ना, पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो राजदूत रहेगा भारत में, इस पर पाकिस्तान का कानून लागू होगा, ठीक है, भारत का कानून लागू नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए, कह रहा है टेम्पररी फॉरेनर्स, इसके बारे में आपको समझा दिए हैं, इसको पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है दिस पीपुल्स लीव देयर कंट्रीज फॉर सम स्पेशल वर्क एंड stay in the other countries for a short period, generally their purpose is education, travelers and business, ठीक है। तीसरा है एम्बेसडर, स्पेशल टाइप्स ऑफ द फॉरेनर्स दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर कंट्री, वो अदर कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, who are called the ambassador, this is called the this also includes employees of the ambassador's office. The law of the countries they represent apply to them, and foreigners of this categories add to special facilities to freedom relation of the कोरेस्पोंडेंस, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। आगे देखिए भाई, नागरिक और मतदाता, नागरिक और मतदाता ये क्या है। नागरिक है तो जाहिर सी बात है कि वो मतदाता होंगे, नागरिक नहीं है तो वो मतदाता नहीं होंगे। एक राज्य के अंतर्गत नागरिक और मतदाताओं में अंतर होता है, एक राज्य के सभी नागरिक मतदाता नहीं होते। चलिए भाई, अगर नागरिक है तो मतदाता है और नागरिक नहीं है तो मतदाता नहीं है, हमने ये बात बोली, ठीक है। ध्यान दीजिए, कौन से ऐसे नागरिक हैं जिनको मत देने का भी अधिकार नहीं होता है, कंडीशन के आधार पर डिपेंड करता है। चलिए कंडीशन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि मतदाता कौन है, राज्य के कानूनों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के अंतर्गत अवयस्क नागरिक मतदाता नहीं होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इतना तो आपको जनरली बातें पता होंगी, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमा दिया भाई, अगर एक व्यक्ति 18 साल की उम्र से कम है तो ये मतदाता नहीं है, मतदाता नहीं है, तो क्या ये नागरिक भी नहीं है, नागरिक है। जब ये कंडीशन पूरा कर लेगा, 18 साल का हो जाएगा, तब ये मतदाता हो जाएगा। इसी तरीके से मतदाता और नागरिक दोनों होते हैं, मतदाता व नागरिक, ठीक है, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में संपत्ति, धर्म, शिक्षा और लिंग के आधार पर भी कुछ नागरिकों को मताधिकार से वंचित रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय की प्रवृत्ति इस प्रकार के भेदभाव और प्रतिबंधों के विरुद्ध तथा अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, फ्रांस, भारत आदि विश्व के अधिकांश राज्यों में वयस्क नागरिक ही जो है मताधिकार के अधिकारी हैं। तो जो वयस्क नागरिक है वो मताधिकार मतलब उनको मत करने का अधिकार होता है, और जो वयस्क नहीं होते हैं उनको मत करने का अधिकार नहीं होता है। और भी लोगों को वंश, जाति, लिंग और भी तरीके के भेदभाव के आधार पे एक तरीके से उनको दूर रखा जाता था मत करने से या फिर वोट देने से, लेकिन उसको जो है अब प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से आज के टाइम पे बस यही कंडीशन है कि एक व्यक्ति है किसी भी देश का, वो अगर अच्छा, अलग अलग देशों का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, भारत की स्पेशली बात करें तो एक व्यक्ति अगर वो 18 साल का हो जा रहा है तो उसको मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। समझे बाबू? चलो आगे बढ़े। देखिए, कह रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड वोटर विद इन अ स्टेट एंड नॉट ऑल सिटीजन फॉर ऑफ स्टेट ऑफ वोटर्स हु आर वोटर्स डिपेंड ऑन द लॉ ऑफ द स्टेट एंड माइनर सिटीजन्स, ठीक है, नॉट वोटर्स in any countries. Apart from this, some citizens are deprived of voting rights on the basis of the properties, religions, educations and genders. But the current trend in against such as the discriminations and restrictions and the most state of the world like America, England, France, India, etc. जो कुछ भी, ठीक है। तो ये बातें मुझे लगता है आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे देखिए, नागरिकों के प्रकार, नागरिकों के प्रकार कौन से हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। मोटे तौर पर नागरिकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है।
जन्मजात नागरिक और देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करना, ठीक है ना। जैसे विदेशी है और वो फुलफिल किया तो वो देश का नागरिक बन गया, और एक जो जन्मजात नागरिक है जिसे हम लोग नेचुरल सिटीजन्स बोलेंगे, नेचुरल बर्न सिटीजन्स बोलेंगे, एंड नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइज जो होते हैं वो, ठीक है। दो पार्ट्स में देख लिए, एक हो गया कौन, भारत में जन्म लेने वाला है, भारत में जन्मा व्यक्ति, भारत में जन्मा व्यक्ति, ठीक है। और दूसरा जो है वो कौन है, विदेशी, भारत में नागरिकता प्राप्त किया, भारत में नागरिकता प्राप्त करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जन्मजात नागरिक की बात करते हैं। अब आगे हम लोग जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कुछ निम्नलिखित दो नियम हैं। रक्त अथवा वंश का सिद्धांत, ठीक है। रक्त अथवा वंश का सिद्धांत क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देयर आर मेनली टू रूल रिगार्डिंग सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकता रक्त अथवा वंश के आधार पर निर्धारित होती है, और बच्चे का जन्म चाहे किसी स्थान पर हो, बच्चे को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिस राज्य के नागरिक उसके माता पिता है। उदाहरण के लिए अमेरिका नागरिक का पुत्र अमेरिका का नागरिक होगा, और उसका जन्म भारत में या फिर अन्य किसी भी राज्य में क्यों ना हुआ हो। प्राचीन काल में यूनान और रोम एशियाई देशों में नागरिकता का निर्धारण इसी सिद्धांत के आधार पर होता था, और आज भी विश्व के अधिकांश देशों में यही सिद्धांत प्रचलित होता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि हम भारत के हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक, ठीक है। अगर भारत में हम रह गए तो ठीक है, लेकिन किसी कारणवश हम लोग जो है शादी विवाह सब कुछ हो गया और चले गए विदेश, किसी भी देश में चले गए, चाहे अमेरिका चाहे किसी भी देश में चले गए, वहां गए तो वहां पे जो हमारे बच्चे होंगे, ठीक है, बच्चे जो होंगे वो ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका के नागरिक हो जाएंगे। अमेरिका के नागरिक होंगे क्या, अमेरिका के नागरिक होंगे, अमेरिका के नागरिक या फिर भारत के नागरिक, भारत के नागरिक, कहाँ के नागरिक होंगे भाई, तो अमेरिका के नागरिक नहीं होंगे, कहाँ के होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मूल स्थान है वो भारत है, और हम भारत के नागरिक हैं। वो अलग बात है कि किसी अन्य देशों में हम रह रहे हैं और उस कंडीशन में हमारे यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। अंडर दिस प्रिंसिपल सिटीजन्स टू डिटरमाइंड बाय ब्लड और डिसेंट एंड नो मैटर वेयर child is born, he gets citizenship of the state which his parents are citizens। मतलब पेरेंट्स जिस भी स्टेट के सिटीजन्स होंगे उसी स्टेट का भी वो सिटीजन होगा जो बच्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल्स द सन ऑफ द अमेरिकन सिटीजन्स विल बी सिटीजन्स ऑफ अमेरिका even if he born in India's of the other state। In ancient times citizenship was determined on the basis of these principles in Greece, Romans and Asian countries। even today's in principles, मतलब आज भी ये प्रिंसिपल जो है कई जगहों पे लागू होता है। दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होती है। एक बालक जिस देश की भूमि पर पैदा हो रहा है वह उस देश का नागरिक समझा जाता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हो। वर्तमान समय में अर्जेंटीना में यही सिद्धांत प्रचलित है। तो दूसरा भी कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक बच्चा जिस देश में पैदा हो रहा है उस देश का नागरिक हो जाएगा, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हो। अर्जेंटीना में आज के टाइम पे ये सिस्टम चल रहा है। तो ये दूसरे टाइप की नागरिकता है, जसोली, ठीक है। तो जसोली का मतलब जहां पे स्थान, जन्म का स्थान है, ठीक है। अंडर द प्रिंसिपल सिटीजनशिप इन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ द बर्थ एंड अ चाइल्ड कंसिडर्स और सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज इन विच ही बर्न्स irrespective of the countries of his parents। These principles
इज प्रिविलेंट इन अर्जेंटीना। ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका आदि राज्यों में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में इन दोनों सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है। इन देशों के कानूनों के आधार पर उनकी भूमि पर जो बच्चा जन्म ले वो देश का नागरिक होगा। इसके अतिरिक्त इन देशों की नागरिक की संतानें चाहे वो कहीं भी पैदा होती हैं, उसके माता पिता के देश के नागरिक माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त होती है। मतलब इन देशों में कि अगर कहीं दूसरे जगह का बच्चा आया और यहीं पे जन्म ले लिया तो फिर यहीं का नागरिक है, लेकिन दूसरे देश में जाकर के अपना ही नागरिक है, वहां पे उस बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो जो है अपना नागरिक है। ये भी बात आपको याद रखना है। जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के संबंध में एकरूपता न होने के कारण व्यवहार में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी तो एक ही बालक दो देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जैसे अमेरिका में माता पिता की संतान अर्जेंटीना में जन्म ले, और कभी कभी एक बालक को किसी भी देश की नागरिकता नहीं प्राप्त हो पाती है, जैसे अर्जेंटीना के नागरिकों की संतान स्वीडन में जन्म ले। इस प्रकार की परिस्थितियों में वयस्क हो जाने पर व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता का निर्णय कर लेता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो जाते हैं। ऐसे में कठिनाइयां उन बच्चों के साथ होती हैं जो वयस्क होने का इंतजार करते हैं कि हम किस देश के नागरिक हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता है। वो वयस्क होने का इंतजार करते हैं, जिस देश में मन किया उस देश की नागरिकता वो ले लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटीज इन granting citizenship on the basis of the birth, many difficulties arise to practices. Sometimes the same child acquires citizenship of two countries. For example, a child of American parents is born in Argentina, and sometimes child does not acquire citizenship of any countries. For example, if a child of Argentina citizenship inborn to Sweden, in such situations a person decided his citizenship himself after the becoming a adult. मतलब जब वो बड़ा हो जाता है तब वो देखता है कि हम किस देश के नागरिक हैं। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। वास्तव में जन्मजात नागरिकता के इन दोनों सिद्धांतों में रक्त या वंश का सिद्धांत ही अधिक विवेकपूर्ण है। एक विशेष भूमि पर जन्म केवल एक संयोग का ही परिणाम है और इसे नागरिकता का आधार नहीं बनाया जा सकता। एक विशेष भूमि पर जन्म लेने से ही बालक के मन में उस भूमि के प्रति किसी भी प्रकार का भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती है। तो भाई जो रक्त और वंश का सिद्धांत है, इसको अगर ज्यादा बेनिफिशियल माना जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इनफैक्ट ऑफ दिस टू थ्योरीज ऑफ बर्थराइट सिटीजनशिप, द थ्योरी ऑफ ब्लड और लाइनेज इज मोर रेशनल। Birth of particular lands is only a result of chance and cannot be made to basis of citizenship. मतलब इसको आप बेस नहीं बना सकते हैं सिटीजनशिप का। Just by being born on a particular lands or child does not develop any devotions towards that lands. मतलब वो जन्म ले लिया बच्चा तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है उसको जो है क्या प्राप्त हो जा रहा है, मतलब तुरंत जो है ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त हो जा रहा है कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, या फिर देश के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरा है भाई देशीयकरण से नागरिकता का प्राप्त करना। एक तो जन्म हो गया और दूसरा देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? देशीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तों को पूरी कर लेने पर व्यक्ति को उस देश विशेष का नागरिकता प्राप्त हो जाती है। गार्नर के शब्दों में देशीयकरण का तात्पर्य विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की किसी पद्धति से है। मतलब ये जो देशीयकरण है ये एक तरीका होता है जो विदेशी को देशी नागरिकता प्राप्त की जाती है। ये डॉक्टर गार्नर महोदय का कहना है। ठीक है, साधारणतः तो एक राज्य में दोनों ही प्रकार के नागरिकों की समान स्थिति होती है, लेकिन कुछ देशों में जन्मजात नागरिकों को देशीयकरण से हुए नागरिकों की अपेक्षा विशेष स्थिति प्राप्त होती है। मतलब ऐसा होता है कि कुछ देशों में जो व्यक्ति हैं चाहे वो देशीकरण से बने हो चाहे वो जन्मजात, ठीक है, लेकिन दोनों को विशेष स्थिति में रखा जाता है। लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि अगर देशीयकरण जो है जिसका हुआ है उसको एक अलग स्थिति में और जो जन्मजात है उनको एक अलग स्थिति में रखा जाता है। कई देशों में ऐसा हो जाता है। ठीक है, भारत में तो दोनों प्रकार के नागरिकों में कोई भेद नहीं है, लेकिन अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। तो समझे आप अमेरिका को? देखिए यह है अमेरिका।
अमेरिका ने कह दिया कि भाई देखो, जो व्यक्ति अमेरिका में जन्म लिया है वही केवल हो सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति, अन्यथा में कोई नहीं हो सकता। लेकिन भारत कहता है कि ना, विदेश से अगर आया है, भारत की एक तरीके से राष्ट्रीयता ले लिया है, नागरिकता ले लिया, तो भारत का नागरिक हो गया, वो हर चीज कर सकता है। ठीक है, देखिए इसे हम लोग नेशनलाइजेशन भी बोलेंगे। नेशनलाइजेशन इज अ लीगल प्रोसेस अंडर विच अ पर्सन गेट the citizenship of a particular country after fulfilling certain conditions. In the words of the Garner, naturalization means any method of grading citizenship to foreigners. ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जनरली both types of the citizenship get equal status in state, but some countries naturalized citizens get special status as compared to citizens through naturalizations. In India, there is no difference between two types of citizens, but America only naturalized citizens are eligible to elected the post of the president. तो जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है उसके लिए वही व्यक्ति एलिजिबल है अमेरिका में जो अमेरिका में जन्म लिया है। आगे देखो, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, इसको देख लेते हैं। तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और शर्तें संबंधित देश के विधान और कानून पर निर्भर करती हैं। जो भी देश होगा वो अपना अलग अलग क्राइटेरिया बनाया होगा कि ये चीजें आप फुलफिल करेंगे तो आप देश के नागरिक हैं मेरे, अन्यथा में नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया की कुछ सामान्य बातें हैं। सभी देशों में देशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ संबंधित व्यक्ति के उस आवेदन पत्र से होता है जिसमें उसके द्वारा उस देश की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति की जाती है, करने की इच्छा व्यक्ति की जाती है, और नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः उसे निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। जो एसेंशियल कंडीशन है, जो एसेंशियल शर्तें हैं, उसको पूरा करने के बाद नागरिकता मिल जाती है। तो देखिए उस प्रोसेस को देखेंगे, जनरली लगभग सब जगह सेम होता है, कुछ कुछ क्राइटेरिया अलग अलग होती है। ठीक है, कह रहा कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरलाइजेशन, द प्रोसेस एंड कंडीशंस of acquiring citizenship of the basis of the naturalizations depend on the legislations and law of the countries concurrent, but there are some common points of this process. ठीक है, कुछ ऐसे common points होते हैं जिनको अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, in all countries the process of naturalization being with the application of a concurrent persons in which he expressed his desire to acquire the citizenship of the countries. To obtain citizenship generally he has to fulfill the following condition. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है अपनी नागरिकता, अपनी पहले की नागरिकता को परित्याग करना, नए राज्य से संबंधित राज्य के संविधान तथा कानून के निर्धारित अवधि तक निवास करना, मतलब जितने साल तक ये दिया गया है कि इतने साल तक आप रहेंगे तभी आप नागरिक हो पाएंगे, तो उसको भी कंप्लीट करना। नए राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठा का शपथ लेना पड़ेगा, संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा रखना पड़ेगा, जो भी वहां का संविधान है। उस देश की राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है और व्यक्ति के पास भरण पोषण के साधनों का होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति के पास होना चाहिए और तभी जाकर के वो दूसरे देश में नागरिक हो सकता है। ठीक है, तो भाई रिनाउंस योर प्रीवियस सिटीजनशिप, जो प्रीवियस सिटीजनशिप है उसको खत्म कर देना है, and reside the new state and new state for the period and prescribed by the constitutions or law of the respective state. Take off both of loyalties and allegiance to a new state, express faith and loyalties towards the constitutions, acquire knowledge of the national language of that countries, and the person should have the means of subsistence. ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से प्रथम 4 शर्तों को पूरा करना सभी देशों में आवश्यक है, अन्य प्रसंग विभिन्न देशों के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने आज यहां तक की चीजें देख ली। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नागरिकता की प्राप्ति और इसका अपहरण, मतलब नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है
और नागरिकता कैसे छीना जाता है इस कंडीशन से। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय। यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और बाकी तो हम लोग बाद में मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।